हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रविंद्र तिवारी है। मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास। तो देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे 12th क्लास में मैथमेटिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा। तो हम हर एक पार्ट को डिफिकल्टी के लेवल के हिसाब से अपना डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हमारा बीजगणित, जिसको आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ न्यू चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होता है वेक्टर, फिर हमें पढ़ना होता है 3D ज्यामिति। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट में हमारा पढ़ता है कैलकुलस, जो मोस्टली कैलकुलस जहाँ पे सबसे अधिक डिफिकल्टी होती है सवाल को समझने में, सवाल को हल करने में। तो हम सबसे पहले अपने उस पोर्शन को तैयार करेंगे, उस पोर्शन से शुरुआत करेंगे जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, यानी हम सबसे पहले कैलकुलस से स्टार्ट। तो दोस्तों आइए चलते हैं कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले इसकी सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस क्लास में हम गणित को पढ़ेंगे नहीं, गणित को क्या करेंगे? सीखेंगे। अब आप इनके गणित को सीखेंगे। तो सबसे पहला काम हम पढ़ेंगे फंक्शन। यह एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको जितना भी आप पढ़ें उतना ही कम होता है, लेकिन आपको सबसे पहले हमें अपने लेवल के हिसाब से फलन को पढ़ना होता है और इस हिसाब से हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ना हम आपको पढ़ाएंगे ना हम आपको रटाएंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाएंगे। तो गणित हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फलन की हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस दुनिया में सामान्य सी लाइफ में आप सोचो कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं। कोई हमारा चाचा होता है, कोई हमारे पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, तमाम रिलेशंस होते हैं और हर एक रिलेशन का एक नाम होता है, एक विशेष नाम होता है। यदि हम कहीं बाहर कंट्री में हैं तो कोई भारत मिल जाता है, इंडिया का मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि हम एक यूएस है। ये भी हमारे एक संबंध का नाम होता है, ये भी हमारा एक संबंध होता है। इसी प्रकार हम अपने संबंध को एक विशेष नाम देते हैं, यानी गणितीय राशियों के बीच जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, जो विशेष प्रकार के संबंध होते हैं, उस विशेष प्रकार के संबंध का एक नाम होता है जिसे हम फलन बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि संबंध एक मकान का नाम है और उसके भीतर उपस्थित एक कमरे का नाम फलन है। तो यहाँ पे हम गणित के चर राशियों के बीच उपस्थित संबंध को परिभाषित करेंगे और ये हम बताएंगे कि किस संबंध को हम फलन कहेंगे। सारे संबंध फलन का रूप नहीं हो सकते। जैसे फलन के लिए सबसे पहला कंडीशन जो आपका होता है वो आप जानिए कि शर्त क्या होती है फलन की। किस संबंध को आप फलन कहेंगे, किस संबंध को आप फलन नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि पहला शर्त क्या है। पहला शर्त हमारा ये है कि प्रत्येक चर राशि का संबंध केवल एक चर राशि से हो। यानी 2 ग्रुप आप लेंगे, 2 ग्रुप में आप देखेंगे कि दोनों ग्रुप में चर राशियां उपस्थित होंगी, गणितीय चर राशियां उपस्थित होंगी। इन चर राशियों में एक समूह के चर राशि का संबंध दूसरे समूह के चर राशि से केवल एक ही चर राशि से संबंध स्थापित होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि फलन का कंडीशन हो गया। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन और शर्त ये है कि प्रथम समूह में कोई भी चर राशि खाली न हो। कोई भी चर राशि बिना संबंध का न हो, बिना संबंध का न हो, ना हो। दोस्तों ये 2 संबंध 2 शर्त ऐसी हैं, इन्हीं 2 शर्तों के आधार पर गणित में हम फलन को परिभाषित करते हैं। अब इन दोनों शर्तों के हिसाब से हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि हमारा फलन कैसे परिभाषित हो रहा है।
जैसे मान लीजिए हमने लिया, हमारे पास दो समूह हैं, एक में हमारा ए है, बी है, सी है, डी, दूसरे में हमारा ई, एफ, जी, ये दो समूह है और ये दोनों समूह के बीच कोई न कोई रिलेशन है। तो हम कैसे इस रिलेशन को, इस संबंध को कैसे हम कहेंगे कि ये फलन होगा? तो देखिए, जैसे हमने क्या कहा, पहला शर्त हमारा है कि प्रत्येक चर राशि का संबंध केवल और केवल एक चर राशि से होना चाहिए, यानी ए का संबंध ई से हो, बी का संबंध जी से हो, सी का संबंध एफ से हो और डी का संबंध एफ से हो। तो पहला शर्त आपका यहाँ पे पूर्ण हो गया। पहले शर्त के हिसाब से आप देखेंगे कि इसमें जो प्रथम फर्स्ट जो समूह है और जो द्वितीय समूह है, प्रथम समूह के चर राशि का द्वितीय समूह के चर राशि में केवल और केवल एक चर राशि से संबंध स्थापित हो रहा है। तो हमारा ये पहला शर्त पूरा हो गया, अर्थात ये पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त ये है कि प्रथम समूह में कोई भी चर राशि बिना संबंध की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्रथम समूह में ए का संबंध ई से है, बी का संबंध जी से है, सी का संबंध एफ से है, डी का संबंध एच से है। तो यहाँ प्रथम समूह में कोई भी चर राशि बिना संबंध के नहीं है, अर्थात खाली नहीं है। तो इस समूह के संबंधों को आप क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। तो ये हमारे दोनों शर्तों के हिसाब से हो गया फलन की परिभाषा। अब इस संबंध को आप बोल देंगे कि यह जो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बीच जो संबंध है, इसी संबंध को हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। अब हम देखते हैं, आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे हमने ले लिया एक समूह और लिया और इस तरह से दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फलन का रूप है और कौन सा नहीं है। तो जैसे आपने लिया ए बी सी डी, यहाँ पे हमने ले लिया ई एफ जी एच। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे ए का संबंध एफ से दिया गया है, सी का संबंध एच से दिया गया है, बी का संबंध ई से दिया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दिया गया उदाहरण फलन का है कि नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे पास एक मंत्र है। मंत्र क्या है भाई? ये दो कंडीशन दिया गया है। अब इसी मंत्र का प्रयोग करके हम बताएंगे कि ये फलन है कि नहीं है। तो पहला चीज आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक चर राशि का संबंध केवल एक राशि में होना चाहिए। तो प्रथम समूह में आप देखिए, ए का संबंध एफ से है, बी का संबंध ई से है, सी का संबंध एस से। तो पहली वाली तो भाई पूरी हो गई। अब आप देखेंगे दूसरी वाली के बाद, दूसरी वाली क्या कहती है? कहती है कि प्रथम समूह मतलब यह, प्रथम समूह में कोई भी चर राशि बिना संबंध के नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप यहाँ पे चेक करिए, तो चेक करा तो हमें मिला ए का संबंध एफ से है, बी का संबंध ई से है, सी का संबंध एच से है, लेकिन डी का कोई संबंध नहीं है। तो बंधु ये क्या हो जाएगा? ये फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फलन का जो कंडीशन है दूसरा वाला यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रथम समूह में डी एक ऐसी चर राशि है जिसका संबंध किसी से नहीं है। तो हमारे इस कंडीशन के हिसाब से आपका ये फलन नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि हमारा जो फलन परिभाषित तभी होगा कि जब हम अपने दोनों कंडीशन को फुलफिल कराएं, अपने दोनों कंडीशन को फुलफिल कराएं, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस टाइप का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां आपको बताना होगा कि यह फलन है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फिर हम इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा प्रथम समूह है, ये हमारा द्वितीय समूह है। इसमें हमारे पास कुछ चर राशियाँ हैं और इसमें भी हमारे पास कुछ चर राशियाँ हैं। अब आपको दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये फलन है कि नहीं है। अब आपको बताना होगा कि ये फलन है कि नहीं। तो आप देखेंगे हमारे पास फलन परिभाषित करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास फलन परिभाषित करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन हमारे क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। तो फुलफिल कैसे करेंगे? चेक करेंगे। हम चेक करके देखेंगे क्या है कि प्रत्येक चर राशि का संबंध केवल एक चर राशि से हो।
इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम समूह में प्रत्येक चरराशि का संबंध एक समूह से हो, अर्थात ए का संबंध किससे है भाई? एफ से है। ए का किसी और से नहीं है, केवल एक से है। बी का किससे है? एफ से है, तो बी का भी केवल एक ही से है, किसी और से नहीं है। सी का भी केवल एफ से है और किसी से नहीं है। तो डी का भी केवल एफ से है और किसी से नहीं है। इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा पूरा हो गया कि प्रथम समूह के प्रत्येक चरराशि का संबंध द्वितीय समूह के केवल और केवल एक चरराशि से होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हमारा पूरा होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फलन का दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन हमारा यह है कि प्रथम समूह में कोई भी चरराशि बिना संबंध का न हो, यानी खाली न हो। तो आप चेक करो, प्रथम समूह में ए का संबंध एफ से, बी भी एफ से जुड़ा हुआ है, सी भी एफ से जुड़ा हुआ है, डी भी एफ से जुड़ा हुआ है, यानी प्रथम समूह में कोई भी चरराशि खाली नहीं है। इसका मतलब दूसरा भी संबंध कंडीशन आपका पूरा हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह दिया गया जो संबंध है ये क्या होगा? फलन होगा। कि दिया गया संबंध हमारा क्या हो गया? फलन हो गया। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे जहाँ टेक्निकली आपसे पूछा जाता है और हम दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं बता पाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसी तरह का एग्जाम्पल लेते हुए हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये प्रथम समूह, ये द्वितीय समूह, ए बी सी डी एफ जी एच हो गया। ए का संबंध ई से हो गया, ए का संबंध एफ से हो गया, बी का संबंध एफ से हो गया, सी का संबंध एस से हो गया, डी का संबंध जी से। अब हम देखेंगे, आपसे पूछा गया है, ये दिया गया जो संबंध है यह फलन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? देखेंगे कि दिया गया संबंध हमारा फलन का रूप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसको परिभाषित करने के लिए फिर हम अपने पुराने नियम पे आएंगे, यानी इन दोनों शर्तों को हम फुलफिल कराएंगे। दोनों शर्तों को फुलफिल कैसे आप कराएंगे? तो देखेंगे कि ए का संबंध क्या है? इससे है, और ए का संबंध किससे है? एफ से भी है। यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक चरराशि का संबंध केवल और केवल एक चरराशि से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का संबंध जो एक चरराशि है यह द्वितीय समूह के दो चरराशियों से संबंधित है। तो केवल और केवल एक चरराशि वाला है दोस्तों, यह हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए यह पहले ही जब कंडीशन सबको पूरा नहीं कर पाया तो यह हमारा फलन नहीं हो रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा जो हो जाएगा इसको हम संबंध बोलेंगे लेकिन फलन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस फलन के शब्द को ये पूरा नहीं कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोस्टली आप कंफ्यूज होते हैं। इस एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम समूह का कोई भी चरराशि बिना संबंध का नहीं होना चाहिए, लेकिन द्वितीय समूह का खाली हो सकता है। फलन ए कहीं में आपको नहीं लिखा गया है तो द्वितीय समूह का खाली नहीं होगा। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि हमेशा जो दूसरा कंडीशन है वो प्रथम समूह के लिए दिया गया है, द्वितीय समूह के लिए नहीं दिया गया है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका कि भाई पहले वाले में तो सारे एंगेज है लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया? खाली हो गया। तो आप कंफ्यूज होकर बोलो कि ये फलन नहीं है। तो नहीं, आप ये गलती एकदम मत दोहराइएगा। द्वितीय समूह में कोई भी चरराशि खाली हो न हो, संबंध हो न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो फलन है वो हमारा फलन सिर्फ और सिर्फ प्रथम जो समूह दिया गया है इसी के आधार पर परिभाषित किया गया है। दूसरे वाले समूह से कोई लेना देना आपका नहीं है। ये दोनों शब्द आप देखिएगा इस हिसाब से, इसलिए ये फलन होगा संबंध होगा, क्योंकि प्रथम वाला खाली नहीं है, द्वितीय वाला खाली है। अब आप देखेंगे कि फलन के जितने भी टाइप हो सकते थे, कि तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। तो ये चार तरीके से ग्राफ बना के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। इन चारों को हमने इलैबोरेट कर दिया। अब आप मान लो ये ग्राफ इस तरह से चरराशियों के बीच इस तरह चित्र बना के दिया गया हो, तो इनको हम प्रदर्शित करते हैं, इनको हम ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं और उस ब्रैकेट में प्रदर्शन को हम बोलते हैं
ऑर्डर पेयर, क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म के रूप में फलन को प्रदर्शित किया जाता है। फलन को क्रमित युग्म के रूप में, क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि किताब में इतनी जगह तो होती नहीं है कि ऐसे चित्र बना के सारे क्वेश्चन पूछे जाए। तो यदि क्रमित युग्म के रूप में आपका जो भी फलन होगा क्रमित युग्म के रूप में आपसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा, तो कैसे लिखेंगे भाई। हमने यहाँ पे देख लिया कि चित्र बना के सेट के रूप में हमने यहाँ पे बनाया और फलन को प्रदर्शित किया। तो अब यदि क्रमित युग्म के रूप में लिखना रहे तो हम इन्हीं चीज़ों को क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे। युग्म का मतलब हमें क्या होता है भाई, शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो चीज़ें एक साथ होंगी। क्रमित, क्रमित का मतलब क्या होना चाहिए, क्रम से, जो क्रम से आने वाले दो चीज़ों का क्या हो, जोड़ा हो, उसी को क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म। तो क्रम से आने वाले दो चीज़ों का जोड़ा कैसे बनेगा, तो यहाँ पे गणित के परिप्रेक्ष्य में दो जो चीज़ें हैं, दो जो वस्तुएं हैं, वो हमारी क्या है, चर राशियाँ हैं। हमारी चर राशियों का यानी क्रम से आने वाली दो चर राशियों का जो जोड़ा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। अब आप देखेंगे कि फलन के रूप में कैसे लिखेंगे भाई इसको, तो ये मन में आ रहा था कि ये फलन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। तो चर राशियाँ, दो चर राशियाँ जो क्रम से हैं, तो पहले प्रथम द्वितीय, हमने समूह को भी बांट लिया है कि जो पहले समूह आया इसको प्रथम समूह, जो बाद में आया उसको द्वितीय समूह हमने बोल दिया। अब क्या करेंगे, प्रथम समूह में ए लिखा हमने, पहली चर राशि हमारी ये है। द्वितीय समूह में ए का संबंध किससे है भाई, एफ से, तो कामा दीजिए और एफ। अब देखिए आपके पास दो क्रम से आने वाली चर राशियाँ हो गई, इनको आप छोटे ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, इन्हीं को हम बोलेंगे क्रमित युग्म। अब इसके बाद क्या मिलेगा भाई, बी का क्या, बी का बाद क्या आएगा भाई, ई आएगा, बहुत सही। बी के बाद ई आएगा। चलिए बताइए सी के बाद क्या आएगा, तो सी के बाद एच आएगा। क्यों, क्योंकि सी का संबंध किससे है, एच से है। डी यहाँ पे खाली है, डी का किसी के साथ नहीं है, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। तो इसी फलन को चाहे चित्र बना के आप लिखिए या फिर क्रमित युग्म के रूप में लिखिए। तो सवाल जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, वो हमेशा क्रमित युग्म के रूप में पूछा जाएगा, न कि इतना जगह लेकर के चित्र बना करके आपको दिया जाएगा। इसको लिखना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए ए का संबंध किससे है, एफ से, बहुत सही। बी का संबंध किससे है भाई, चलिए बी एफ से है। सी का संबंध किससे है, ये बी एफ से है। डी का संबंध किससे है, ये बी एफ से है। अब ये दिया गया फलन क्रमित युग्म के रूप में आपका लिखा गया। तो क्रमित युग्म का मतलब समझ में आ गया दोस्तों सबको, कि क्रम से आने वाली दो चर राशियों का जो जोड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। इसको हम फलन या संबंध में कैसे लिखेंगे, तो फलन और संबंध में हमने लिखा कि प्रथम समूह की चर राशि और कामा देके द्वितीय समूह की वह चर राशि जिससे उसका संबंध होता है। इसी तरह से हम इसको क्रमित में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए का संबंध किससे है, इसे हमने लिख दिया। फिर ए का संबंध किससे है, एफ से भी है, तो ए कामा एफ हो गया। उसके बाद बी का संबंध किससे है, ये बी एफ से है। सी का संबंध किससे है, ये बी एफ से है। डी का संबंध किससे है भाई, क्रमित युग्म के रूप में आपने लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि दिए गए क्रमित युग्म को पहले हम इस तरह सेट बनाएं, चित्र बनाएं, उसमें प्रदर्शित करें, फिर हम चेक करें। तो इसके लिए क्या होगा, जितना टाइम आप लगाएंगे तो दूसरे सवाल का समय आपका कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि
जब सवाल में आपका फलन या संबंध क्रमित युग्म के रूप में दिया जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि दिया गया क्रमित युग्म फलन है या नहीं है। तो दिया गया क्रमित युग्म फलन है कि नहीं है, तो क्रमित युग्म के रूप में जब भी फलन परिभाषित होगा तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आप देखिए, आपको चारों फिगर के सामने दिया गया कि जो फलन है उसमें प्रथम समूह की चर राशि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी क्रमित युग्म में जो प्रथम चर राशि है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फलन आपका यही बनेगा कि फलन आप उसको लिखेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं सब को, यहाँ पे आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। अब हम लिखेंगे कि क्रमित युग्म में प्रथम चरराशि का चरराशि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यह हमारा क्रमिक युग्म के रूप में दिए गए फलन के लिए परिभाषा होगी, कंडीशन होगी। अब इस शर्त के हिसाब से ये 3 क्रमिक युग्म हमने लिख दिए हैं और इन तीनों क्रमिक युग्म में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे आपका होगा कि फलन कौन सा है, फलन कौन सा नहीं है। तो देखेंगे हमारी शर्त क्या है। शर्त हमारी ये है कि प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति क्रमित युग्मों में नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई, एक प्रथम चर राशि, दूसरे कहीं नहीं आया, बी नहीं आया, सी कहीं नहीं आया, डी का कोई संबंध नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपको दिया ही नहीं जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जिस चर राशि का संबंध नहीं दिया गया है उस चर राशि को कभी भी क्रमित युग्म में नहीं दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप यदि डी यहाँ से हटा दें तो देखिए अब आप यहाँ इस शब्द के हिसाब से देखेंगे कि प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फलन हो गया। इसका मतलब ये फलन हो गया। क्रमित युग्म के रूप में दिए गए संबंध को फलन आप तभी कहेंगे जब क्रमित युग्म में उपस्थित किसी भी प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति न हो रही हो, तब आप उसको कहेंगे कि ये फलन है। अदरवाइज तो आप उसको संबंध का नाम दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए भाई, दूसरे वाले में ए प्रथम, बी प्रथम चर राशि, सी प्रथम चर राशि और डी प्रथम चर राशि। यहाँ किसी भी क्रमित युग्म में प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी शर्त पूरी हो गई और हम इसको क्या बोल देंगे भाई, हम इसको बोल देंगे कि यह फलन है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो द्वितीय चर राशि है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने आपको पहले बताया कि द्वितीय चर राशि की पुनरावृत्ति हो न हो, वह बिना संबंध का हो या संबंध वाला हो, किसी भी स्थिति में उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे द्वितीय की पुनरावृत्ति भी हो रही हो तब भी यह फलन होगा। चर राशि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको फर्क कहाँ पड़ेगा कि प्रथम वाले की पुनरावृत्ति कहीं पर नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि क्रमित युग्म में दिया गया हो या आपका समुच्चय के रूप में दिया गया हो, दोनों ही स्थितियों में जो फलन होगा दोस्तों उसमें प्रथम राशि आपकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये फलन है कि नहीं है। तो देखते हैं कि ए प्रथम चर राशि हो गया, द्वितीय चर राशि दूसरे क्रमित युग्म में भी क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पहले ही स्टेप पर हमारा हो गया कि क्रमित युग्म में प्रथम चर राशि जो ए है उसकी पुनरावृत्ति हो गई। इसका मतलब यह वाला हिस्सा ये दिया गया जो क्रमित युग्म का जो जोड़ा है, जो समूह है, यह होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो यही है कि प्रथम चर राशि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आपको हम इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं फलन के, आपको लगता होगा कि आपके थोड़ा सा लेवल के ऊपर की चीज़ है, लेकिन यह फलन को पूरा कंप्लीट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इसका जानना जरूरी होता है।
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे गणित को सीख रहे हैं, गणित को रटना नहीं है हमको ये नहीं कि इसका मतलब ये होता है बस हमने रट लिया, नहीं। गणित यदि आप रटेंगे तो बाकी विषय के बारे में क्या सोचिए क्या होगा। तो यहाँ रटना नहीं है, आप सीखना है। हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते होंगे, उसके ऊपर भी चीज़ें देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह किसी भी किताब में नहीं मिलती है। आप ये ध्यान रखिएगा, आप चाहे NCERT खोल लीजिएगा, चाहे अपने रेफरेंस बुक खोल लीजिएगा, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। एकदम नया चीज़ है और एकदम आपके बहुत अच्छे लेवल की चीज़ है जो आप चाहे भविष्य में आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NDA CDS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल पे फलन में आपको क्रमिक युग्म से संबंधित कोई सवाल आ गया तो आपका सिर्फ और सिर्फ ही आपका जो फार्मूला है ये काम आएगा। ये एक रामबाण फार्मूला है जिसको आपको हर हाल में जानना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार फलन यदि हम देखेंगे कि या तो क्रमिक युग्म के रूप में संबंध दिया गया हो या तो समुच्चय के रूप में संबंध दिया गया हो, तो दोनों ही स्थितियों में आप फलन को परिभाषित करने में अब आप सक्षम हो गए हैं कि यदि आपका क्रमिक युग्म के रूप में दिया गया है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, क्रमिक युग्म आप लिख दीजिए या आपके सामने लिखा हुआ है तो सिर्फ आप प्रथम वाला देख लीजिए, प्रथम चरराशि को आप देख लीजिए। यदि प्रथम चरराशि की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संबंध होगा, नहीं हो रही है तो वो सीधे सीधे फलन होगा, आपका आंसर फलन हो जाएगा। आपकी दूसरी चरराशि की स्थिति क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ प्रथम वाले को सोचना है, प्रथम वाले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सीधे सीधे अपना आंसर कर देंगे कि हाँ ये फलन है, ये फलन नहीं है। दूसरी चीज जो आपने अभी समुच्चय के रूप में जो दूसरा कंडीशन आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे कि समुच्चय के रूप में फलन का जो दूसरा कंडीशन है ये बहुत मूल्यवान और ध्यान रखिएगा। ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेबल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यह कंडीशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दिए गए फलन को समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया गया हो। तभी तो आप प्रथम समूह में आप सभी तत्वों को जान पाएंगे, प्रथम समूह के सभी चरराशियों को तभी आप जान पाएंगे। यदि मान लीजिए हमने इसको नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है तो आपको तो बस इतना ही पता रहा है कि 3 क्रमिक युग्म दिए हैं तो प्रथम वाले सारे तत्व प्रथम समूह में, द्वितीय वाले सारे तत्व द्वितीय समूह के हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रथम समूह में कितने तत्व हैं तो आप बोल देंगे ABC। द्वितीय में कितने हैं भाई, FEH। बस इतना बोलेंगे, आप दूसरे वाले के बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि प्रथम समूह में इससे ज़्यादा भी तत्व हैं या नहीं है। जैसे हमने यहाँ D लिखा था तो समुच्चय के रूप में ये फलन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्रमिक युग्म के रूप में क्या है, ये फलन है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप बिना संबंध वाले चरराशि की बात करेंगे तो ये तभी आप डिफाइन कर सकते हैं, तभी आप परिभाषित कर सकते हैं जब आपका समुच्चय, आपका जो संबंध होगा वह आपका समुच्चय के रूप में दिया गया हो। जब क्रमिक युग्म के रूप में दिया जाएगा तो दोस्तों हम सीधे क्रमिक युग्म की बात कर पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा प्रथम समूह में एक्चुअल में कितने तत्व हैं, एक्चुअल में 2 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 10 हैं कि हम नहीं बता सकते। हमें एक्चुअल में कब पता चलेगा, जब वो समुच्चय के रूप में दिया जाएगा तब। तो इन दोनों शर्त को अप्लाई करते समय आप सोच लीजिएगा, यह शर्त हमेशा क्रमिक युग्म के रूप में लगेगी, यह शर्त हमेशा आपका समुच्चय के रूप में लगेगा। यदि समुच्चय के रूप में नहीं दिया गया है तो आप इसको नहीं बता सकते हैं कितने आपके तत्व हैं। तो फलन को हमने संबंध को 2 तरीके से परिभाषित किया। पहला कि जब हमारा चर राशियों के समूह के बीच संबंध दिया गया हो वो भी समुच्चय के रूप में। दूसरा, यदि चर राशियों के बीच जो संबंध है वो क्रमिक युग्म के रूप में दिया गया हो तब हम इस फलन को परिभाषित करेंगे। लेकिन अब आप देखिए फलन की कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों, फलन अभी और आगे भी चलेगा। और कैसे चलेगा कि फलन को यदि किसी समीकरण में परिभाषित कर दिया जाए, फलन को यदि किसी समीकरण में परिभाषित कर दिया जाए तब हम कैसे बताएंगे कि यह फलन है या नहीं है। तब हमें बताने के लिए फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कि यदि फलन समीकरण के रूप में दिया गया हो, समीकरण के रूप में दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने 2 कंडीशन पढ़ लिए तो संबंध के कि संबंध हमारा समुच्चय के रूप में दिया गया हो,
संबंध हमारा किसके रूप में दिया गया हो भाई? संबंध हमारा युग्म के रूप में दिया गया हो। अब अगला हमारा क्या है? अगला हमारा ये है कि संबंध हमारा यदि समीकरण के रूप में दिया गया हो तो हमारा वो फलन है कि नहीं है, या फलन को हम कैसे लेके चलेंगे। तो फलन को कैसे लेके चलेंगे? तो दोस्तों देखिए, फलन को सबसे पहले आप समझें कि यदि समीकरण दिया गया है तो समीकरण की वैलिडिटी क्या होती है। कहीं पर भी यदि समीकरण हमें दे दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि यह समीकरण परिभाषित है कि नहीं है, क्योंकि जब तक वो समीकरण के वैलिडिटी की बात हम नहीं जानेंगे, वैधता की बात नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको न फलन का नाम दे सकते हैं और ना ही हम उसको संबंध का नाम दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम समीकरण की वैधता को जानेंगे। तो समीकरण के रूप में दिए गए किसी भी संबंध को हम कैसे जानेंगे? तो वैधता के रूप में जानेंगे। समीकरण की वैधता, समीकरण की वैधता। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि पूरे गणित में, पूरे मैथमेटिक्स वर्ड में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें परिभाषित हैं और कौन कौन सी चीज़ें परिभाषित नहीं हैं। यदि कहीं पर भी आप किसी चर राशि का मान रखते हैं और समीकरण का मान यदि आपका आ जाए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो दोस्तों यह जो रूप होता है समीकरण का, यह सदैव अपरिभाषित होता है। 1 पावर इनफाइनाइट सदैव अपरिभाषित होता है। 0 अपॉन 0 यह सदैव अपरिभाषित होता है। आपका इनफाइनाइट पावर 0 यह सदैव अपरिभाषित होता है। यह आपका इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट यह आपका सदैव अपरिभाषित होता है। और आपका 0 पावर 0 यह सदैव अपरिभाषित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे गणित संसार में, पूरे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं अपरिभाषित होती हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हैं कहीं पर भी। ये यदि 7 कंडीशन आपको कहीं पर भी मिल जाए किसी भी चर राशि का मान रखने के लिए, तो गणित अब तक इसको परिभाषित नहीं कर पाया है, इसको अपरिभाषित आप मानेंगे। यानी हमारे समीकरण की जो वैधता है, इन 7 कंडीशन, 7 स्थिति को छोड़ के बाकी कोई भी स्थिति होगी तो वो हमारा समीकरण वैधता होगी, यानी समीकरण परिभाषित होगा। बाकी किसी भी कंडीशन में, इन 7 कंडीशन में हमारा दिया गया समीकरण परिभाषित नहीं हो सकता है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यह हमारा परिभाषित है या नहीं है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भिन्न ले लिया, सिंपल सी बात है। हम बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न का मतलब होता है कि भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है भाई, फल। अब कभी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि कोई भी भिन्न तब तक परिभाषित नहीं होती है, यानी तब तक उसको मैथमेटिक्स की मान्यता नहीं मिलती है जब तक एक कंडीशन उसका पूरा न हो। हर नॉट इक्वल टू 0, यदि हर नॉट इक्वल टू 0 है तभी यह भिन्न मैथ के हिसाब से परिभाषित है, अदरवाइज ये भिन्न परिभाषित नहीं है। अर्थात आपका किसी भी भिन्न में उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका मान 0 कर दिया जाना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स कहता है कि ये भिन्न है। अदरवाइज गणित के हिसाब से वो आपका जो होता है वो गलत हो जाएगा। चाहे आप किसी भी तरीके से उसको लिखते रहिए, ग्रुप बदल के आप लिखिए, चाहे कैसे भी आप करेंगे, जब तक ये वाला कंडीशन नहीं फुलफिल होगा तब तक गणित के हिसाब से वो भिन्न आपकी सही नहीं होगी। अब जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया कि हर नॉट इक्वल टू 0 पे कोई वैध है, लेकिन हर यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यदि हर को यदि हम 0 कर देंगे तो आप क्या करेंगे, हर 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 5/0, हर का मान 0 हो गया। यहाँ पे लिखा है कि भिन्न परिभाषित तभी है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यदि हर 0 हो गया तो क्या हो गया भाई, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं।
तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और जबकि हम जानते हैं कि अनंत हमारा क्या है, अपरिभाषित है, फिर भी हम आपको अपने रिस्क पे अनंत को परिभाषित करके दिखाएंगे कि अनंत क्या परिभाषा क्या होता है, किसको आप अनंत कहेंगे, किसको अनंत नहीं कहेंगे। अब अनंत की परिभाषा जानने के लिए आपको दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसको रिवाइज करें।